Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the topic of partition of land under the Land Revenue Act 1967. Today we are going to discuss its part second. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. In previous video we discussed the definition of partition, exceptions of the general rule of the partition. We discussed the competency of the person who can apply for partition. Then we discussed who are the competent officers to deal with the matters of partition. Then we move towards the procedure of the partition. Okay, हमने प्रोसीजर को डिस्कस किया था, लेकिन प्रोसीजर को हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टॉप कर दिया था. हमने क्या कहा, प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट हुआ. कॉम्पिटेंट पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल की, एप्लीकेशन को असिस्टेंट कलेक्टर को दिया, उसने उसे बाकायदा पार्टीशन नंबर दिया. उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर के पास गई, बाकायदा हियरिंग हुई. पब्लिक में से एक बंदा आया, उसने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसने क्लेम किया. तो फिर जब पब्लिक में से कोई बंदा आके उसने क्लेम किया तो फिर वहाँ पर हमने पार्टीशन प्रोसीडिंग्स को रोक दिया था. ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्शन रेज हुई पार्टीशन प्रोसीडिंग स्टॉप हो गई. और फिर जैसे ही पार्टीशन प्रोसीडिंग को रेवेन्यू ऑफिसर ने स्टॉप किया तो वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ऑफ टाइटल अराइज हो गया था. यानी कि ये ज़मीन अब किसकी है. क्वेश्चन ऑफ टाइटल क्या है कि हु इज़ द रियल ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी विच इज़ अबाउट टू बी पार्टीशन. ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ टाइटल अराइज हो गया, ऑनर्स की बात आ गई. तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही क्वेश्चन ऑफ टाइटल अराइज हुआ तो उसके बाद जो हमारा असिस्टेंट कलेक्टर है, ही असिस्टेंट कलेक्टर क्या करेगा, असिस्टेंट कलेक्टर विल आस्क द पार्टीज टू गो टू द सिविल कोर्ट. ठीक है, वो उनको कहेगा कि वो सिविल कोर्ट में जाएं, या ही हिमसेल्फ विल एक्ट एज अ सिविल कोर्ट, या वो खुद सिविल कोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा. और हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि जब वो खुद सिविल कोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा तो फिर उसकी अपील जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएगी. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, रेवेन्यू ऑफिसर विल देन सॉल्व द टू क्वेश्चंस इन द मैटर ऑफ पार्टीशन. वो दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको वो सॉल्व आउट करने की कोशिश करेगा रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ पार्टीशन. अब वो दो क्वेश्चंस कौन से हैं. सबसे पहला तो हमारे पास वही चीज़ कि जैसे ही पब्लिक में से एक बंदा आया तो क्या हुआ, क्वेश्चन ऑफ टाइटल अराइज हो गया. तो सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर क्वेश्चन ऑफ टाइटल को सॉल्व करेगा. सेकेंडली ही विल टेल अबाउट द मोड ऑफ पार्टीशन, ही विल डिस्कस सॉल्व आउट द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऑफ टाइटल जो है ये हर किस्म की पार्टीशन में रेज होगा, बट इफ़ इट इज़ रेज्ड देन इट विल बी सॉल्व्ड बाय द सिविल कोर्ट और बाय द रेवेन्यू ऑफिसर हिमसेल्फ. अब यहाँ क्या होगा कि क्वेश्चन ऑफ टाइटल से रिलेटेड रेवेन्यू ऑफिसर विल गिव टू डिक्रीज फॉर पार्टीशन. वो दो डिक्रीज इशू करेगा रिगार्डिंग द मैटर ऑफ पार्टीशन. कौन कौन सी डिक्रीज इशू करेगा, फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी डिक्री एंड द सेकंड वन इज फाइनल डिक्री. ये दो डिक्रीज जो हैं वो इशू होंगी रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से पार्टीशन के प्रोसेस के दौरान. अब इन डिक्रीज का मतलब क्या है, इन प्रीलिमिनरी और फाइनल डिक्री में क्या चीज़ इशू होती है, मतलब क्या चीज़ इसमें लिखी जाती है. सो फर्स्ट प्रीलिमिनरी डिक्री जो कि क्वेश्चन ऑफ टाइटल से डील करती है, हु आर दी ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि इस लैंड के असल मालिक कौन है, ये किसकी मलकियत में है. देन हु आर दी को ऑनर्स, को ऑनर्स कौन है इसके साथ, मुश्तरका ऑनर्स कौन है. फिर इसके अलावा विच लैंड इज़ टू बी पार्टीशन, कौन सी ऐसी लैंड है जिसकी पार्टीशन हो रही है. नाउ व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ द को ऑनर्स, मतलब जो को ऑनर्स हैं उनको किस किस हद तक उनका शेयर मिलेगा. ये चीज़ प्रीलिमिनरी डिक्री में जो है वो लिखी जाएगी. उसके बाद आती है हमारे पास हमारी फाइनल डिक्री. फाइनल डिक्री तब इशू होती है व्हेन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ टाइटल, व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन रेज्ड इन द मैटर ऑफ पार्टीशन. ठीक है, क्वेश्चन ऑफ टाइटल अराइज नहीं हुआ तो फिर फाइनल डिक्री इशू होगी. ये दो जो हैं वो हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर डिक्री इशू कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टाइटल में. सेकंड हमने बात की थी कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोड ऑफ पार्टीशन. मोड ऑफ पार्टीशन में क्या है, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिटर्मिन्ड फॉर सॉल्विंग द मैटर ऑफ पार्टीशन इन अकॉर्डेंस विद द जस्टिस. ठीक है,
इंसाफ की मातहत इस चीज़ को डील किया जाएगा। और इन ऑर्डर टू डू द जस्टिस द मोड ऑफ पार्टीशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी। देखा जाएगा कि उस लैंडेड प्रॉपर्टी की नेचर क्या है, फिर उस हवाले से जो है वो हमारे पास मोड ऑफ पार्टीशन जो है वो डिस्कस होगा, सॉरी डील किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द जस्टिस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारे पास पार्टीशन का प्रोसीडिंग है ये जितने अरसे तक चाहे ये चल सकता है, क्या इसकी कोई टाइम लिमिटेशन भी है। सो यस, हमारे पास इसके लिए टाइम लिमिटेशन है। रेवेन्यू ऑफिसर की ये उसके पास ये हक नहीं है कि वो जितना चाहे इस प्रोसेस को खींच सकता है, बल्कि उसके ऊपर बाकायदा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। लॉ ने ये कहा है दैट रेवेन्यू ऑफिसर हैज़ टू सॉल्व द मैटर ऑफ पार्टीशन विद इन 180 डेज। 180 डेज का टाइम पीरियड उसे मिला है, टाइम लिमिटेशन मिली है कि 180 डेज के अंदर इसने क्वेश्चन मैटर ऑफ पार्टीशन को सॉल्व आउट करना है। लेकिन अगर वो 180 डेज के अंदर इस मैटर को सॉल्व आउट नहीं कर सकता तो फिर वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड। अगर कोई ऐसी वजूहत आ जाती हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर विद इन टाइम वो इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता तो फिर वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये लगता है, डीसी को ये लगता है कि हाँ रेवेन्यू ऑफिसर कुछ जेन्युइन रीजंस की वजह से सॉल्व आउट नहीं कर सका, तो फिर वो उसे एक्सटेंशन देगा। लेकिन वो एक्सटेंशन भी नॉट मोर देन 60 डेज, ठीक है, उसे सिर्फ 2 महीने का मजीद टाइम मिलेगा, 60 डेज का टाइम पीरियड उसे मिलेगा। और कहा जाएगा कि इसी 60 डेज के अंदर अब इसने क्वेश्चन ऑफ पार्टीशन को सॉल्व आउट करना ही करना है। लेकिन अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर इन 60 डेज के अंदर भी मैटर ऑफ पार्टीशन को सॉल्व आउट नहीं कर सका तो फिर वो बाकायदा लाइबल होगा फॉर दी पनिशमेंट, उस पर लाइबिलिटी आ जाएगी क्योंकि उसने एक्सटेंशन के बाद भी इस चीज़ को सॉल्व आउट नहीं किया। ठीक है, अब ये तो हमने एक प्रोसीजर डिस्कस कर दिया पार्टीशन का। इसके अलावा पार्टीशन की एक सेकंड टाइप है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट पार्टीशन। इसमें हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिस तरह बाकायदा कोर्ट लगती है, डेट ऑफ हियरिंग आती है, ये सारा प्रोसीजर इसमें नहीं होता। प्राइवेट पार्टीशन को हम उर्दू में कहते हैं खांगी तकसीम। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप इंटरनली ही अपने मैटर्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। प्राइवेट पार्टीशन में बेसिकली होता क्या है, इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग द रेवेन्यू ऑफिसर द पर्सन्स इंटरनली मेक देयर पार्टीशन। वो खुद इंटरनली अपनी पार्टीशन करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर बाकायदा को शेयरर्स का नाम मेंशन होता है, को शेयरर उस एप्लीकेशन पे साइन करते हैं। और इसमें साथ ही साथ वो इस एप्लीकेशन को साइन करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन में ये चीज़ मेंशन करते हैं दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्टीशन। उनको पार्टीशन प्रोसेस पे कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो तमाम इस चीज़ पर एग्री करते हैं, वो इस चीज़ पर रजामंद हैं। अब जैसे ही वो ये एप्लीकेशन में ये चीज़ लिखेंगे उसके बाद वो ये एप्लीकेशन डायरेक्टली किसको दे देंगे, रेवेन्यू ऑफिसर, टू मेक इट वैलिड। इसको वैलिड करने के लिए वो इसे रेवेन्यू ऑफिसर को देंगे और रेवेन्यू ऑफिसर को जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगी वो इसे अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट में एंटर कर देगा। ठीक है, वो अब जैसे ही उसे मिली ये एप्लीकेशन वो अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट में एंटर करके इस चीज़ को बाकायदा वैलिड बना देगा। इसमें हमारे पास वो कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होता, कोई वो पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती, कोई क्वेश्चन ऑफ टाइटल अराइज नहीं होता। ठीक है, सो ये थी हमारी डिस्कशन पार्टीशन ऑफ लैंड अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जो कि हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, अगर आपने अटेंटिवली इस लेक्चर को सुना है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।